हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अजय। इस अम्बेडकर करेक्ट एजुकेशन मिशन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम उनका जिन्होंने हमारा इस चैनल जो है उस पर हमारी काफ़ी सहायता की है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अपने बात करते हैं किसकी, इतिहास की। पिछली क्लास में मुगल काल के बारे में बात कर रहे थे अपने, किसके बारे में? मुगल काल के बारे में। और मुगल काल में भी किसके बारे में? अकबर के बारे में बात कर रहे थे, मुगल काल। ठीक है। अच्छा, मुगल काल में अगर मैं बात करूं तो कल हमने पिछली क्लास में क्या है, अकबर के बारे में बात की कि किस तरह से जो अकबर है वो मालवा के युद्ध में क्या है, बाज बहादुर जो होता है उसको हरा देता है, बाज बहादुर के भाग जाता है। आज मैं वो भी बताऊंगा कि बाज बहादुर जो है वो भागकर कहाँ पे चला जाता है, किसकी शरण में चला जाता है। आज अपन उसकी बात करेंगे। पिछली क्लास में क्या है कि जब मैंने मालवा का युद्ध आपको पढ़ाया था, मालवा अभियान के बारे में, तो उसकी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है सबसे पहले तो कि मालवा के बारे में मैंने बताया कि कहाँ का एक क्षेत्र है, एमपी का, यानी कि कहाँ का, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है जहां पर ये अभियान होता है। पीछे की क्लासों की थोड़ी सी रोचक बातें मैं आपको जैसे बताता हूं कि हमने अब से थोड़ी देर पहले क्या है, अजमेर की बात की है, ठीक है। पिछली क्लासों में ग्वालियर की बात की है, उससे पहले तलवाड़ा की बात की है। ये युद्ध लड़े हैं अपने। तलवाड़ा में किसके बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तो बैराम खां के बारे में बताया था कि किस तरह से जो बैराम खां होता है वो विद्रोह कर देता है किसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ। और विद्रोह में क्या होता है कि उसको बंदी बना लिया जाता है और जो किया खां होता है वो सेनापति जाता है किसकी तरफ से, अकबर की तरफ से, किसको बंदी बनाने के लिए, बैराम खां। ठीक है। फिर तलवाड़ा के युद्ध में मैंने ये भी बताया था कि जो बैराम खां होता है उसकी हत्या कर देता है मुबारक खां। कहां पर? पाटन, गुजरात में। कहां पर? पाटन नामक स्थान है गुजरात का, वहां पर क्या कर दी जाती है, डेथ यानी कि मृत्यु, यानी मार दिया जाता है किसको, बैराम खां को, मुबारक खां के द्वारा। ये तो थी पिछली क्लास की कुछ बातें। अच्छा, तलवाड़ा के बाद में क्या है कि मैंने आपको बताया मालवा के बारे में, ठीक है। और आज अपने किसके बारे में बात करेंगे, मेड़ता के बारे में। मेड़ता का जो अभियान किया गया उसके बारे में बात करेंगे। मेड़ता के बाद में क्या है, चित्तौड़ का अभियान, हल्दी घाटी का युद्ध। आज अपने क्लास थोड़ी सी लंबी ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा फ्री है अपने। तो आज अपने बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में। अच्छा, पिछली क्लास में क्या एक बात रह गई थी मेरी कि बैराम खां जो होता है जब इसकी मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि बैराम खां जो होता है ये अकबर का क्या होता है, संरक्षक होता है। अच्छा, ये अकबर का भाई संरक्षक है तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये भी होगी कि इससे पहले संरक्षक कौन था और इसके बाद में संरक्षक कौन बना। तो ये एक चीज याद रखना कि आप बैराम खां से पहले, किसके पहले, बैराम खां से जो पहले क्या है, जो अकबर का अगर आपसे पूछ लिया जाए संरक्षक कौन था तो मुनीम खां था। कौन था? मुनीम खां। मुनीम खां के बाद में क्या है कि संरक्षक किसको बनाया गया, बैराम खां को बनाया गया था। अब जब बैराम खां की मृत्यु हो चुकी है तो वापिस से अब कोई ना कोई तो भैया अकबर का संरक्षक बनेगा ना। तो अकबर का संरक्षक जो बनाया गया वो किसको बनाया गया, दोबारा से मुनीम खां को बनाया गया। अब ये जो मुनीम खां है ये दोबारा से क्या है, संरक्षक बन जाता है किसका, अकबर का। और जिस पद पर इसको नियुक्त किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट वो पद आप याद रख लेना कि वो पद कौन सा होता है, वकील ए मुतलक का। किसका? वकील ए जो मुतल्लक का जो पद होता है, इस पद पर किसको बैठाया जाता है, मुनीम खां को बैठाया जाता है। किसकी जगह आता है, बैराम खां की जगह। और बैराम खां किसकी जगह आया था, इसकी जगह, यानी कि दोबारा से बढ़ता है कौन, ये संरक्षक बनता है अकबर का। मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज है, इसलिए याद रखना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न के इतिहास में अक्सर बन जाते हैं। जो चीजें क्या होती हैं कि थोड़ी सी कॉन्सेप्टल होती है ना, वो चीजें जल्दी तक क्या प्रश्न बनाती हैं। और अपने क्या है इसके बारे में बात कर गए हैं। तो ये पिछली क्लास में बात छूट गई थी। अच्छा, अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, मेड़ता के बारे में। मेड़ता की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर मेड़ता का शहर है, ठीक है। किसके अंदर? राजस्थान में है। कब होता है ये अभियान, क्यों होता है, उसके बारे में बात करते हैं। मेड़ता, मेड़ता, देखो मेड़ता का अभियान, जो मेड़ता का जो अभियान है, अगर इसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले तो यहाँ का शासक कौन था, यहाँ का शासक कौन, जैसे मैं बता रहा हूँ कि दो नाम, एक ही शासकों के ओरिजिनल नाम आपको क्या उनके पता होने चाहिए। तो मेड़ता में अगर मैं बात करूं तो देवीदास जेतावन था शासक। कौन था? देवीदास
जो जतावन था वो यहाँ का क्या था, शासक था। और एक इसका क्या है, अन्य नाम भी मिलता है, वो भी याद रख लेना, क्योंकि अक्सर क्या है पूछ लिया जाता है इतिहास में। जयमल, सॉरी, इसका नाम मिलता है जयमल। क्या नाम मिलता है, जयमल। ठीक है, अगर यहाँ पे नाम दिख रहा हो तो नीचे लिख देता हूं मैं, जयमल। क्या नाम मिलता है, जयमल नाम मिलता है इसका, अन्य नाम। अच्छा, अब बात करता हूं मैं किसकी, कि मेड़ता में अकबर की तरफ से कौन गया, किसकी तरफ से, अकबर की तरफ से कौन गया, तो याद रख लेना सरफुद्दीन। ये वो शासक है जिसका अभी तक अपने जिक्र नहीं आया, और ये बहनोई है किसका, अकबर का। अकबर का क्या है, बहनोई है, और ये नाम क्या है, सरफुद्दीन। ये क्या करता है, अकबर की तरफ से मेड़ता के अभियान पे जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज और याद रख लेना कि इसमें क्या है, इसको हरा दिया जाता है, किसको, देवीदास जतावन को। इसको हराने के बाद में क्या है कि मेड़ता को किसमें मिला लिया जाता है, मुगल साम्राज्य के अंदर मिला लिया जाता है। और ये श्रेय किसको जाता है, सरफुद्दीन को जाता है। और अब यहाँ पे पढ़े तो एक चीज और पता चलती है कि 1562 ईस्वी में होता है। कब होता है ये, 1562 ईस्वी में। अच्छा, 1562 ईस्वी में ये होता है। और 1562 ईस्वी में क्या है, पिछली क्लास में मैंने 2-4 चीजें बताई थी आपको, याद करवा देता हूँ आपको मैं। एक तो सांबर के अंदर क्या है कि अकबर का क्या होता है, विवाह होता है किससे, हरखा बाई से। ठीक है, किससे, हरखा बाई से अकबर का विवाह हो जाता है। और कहाँ की है, अजमेर की है, बारमल की पुत्री है। और 1562 ईस्वी में ही मैंने ये चीज बताई थी कि ये जो हरखा बाई है, इसके साथ में क्या है, एक तो मान सिंह और एक भगवंत दास, 2 बंदे भी क्या है, मुगल सेवा में साथ आते हैं। ये चीज याद रखना कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि भगवंत दास है और जो आपके मान सिंह है वो मुगल सेवा में किस वर्ष आए। ठीक है, तो वो कब आते हैं, वो आते हैं 1562 ईस्वी में। ठीक है, ये भी याद रख लेना। अच्छा, अब अपने बात करते हैं आगे किसकी, गोडावण की विजय की। अच्छा, गोडावण की अगर मैं बात करूं तो जो गोडावण का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। कहां पर, उत्तरी मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो गोडावण कहलाता था। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए गोडावण अभियान। अच्छा, ये जो क्षेत्र है कहाँ का है, एमपी के उत्तरी भाग जो है वहां पर स्थित है। उत्तरी भाग जो है वहां पर ये स्थित है, कौन सा, गोडावण क्षेत्र। अब यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है कि हालांकि जैसे मतलब शासिका है, यहाँ पर कौन है, रानी कह सकते हो आप, या आप क्या कह सकते हो, शासिका। यहाँ पर शासिका है जिसका शासन है। अच्छा, ये संरक्षक के रूप में है, यहाँ पे से लिख लेना कि ये किसके रूप में है, संरक्षक के रूप में है, क्योंकि इसका जो पुत्र है वो शासक है और वो छोटा है अभी तक। उसकी सुरक्षा के लिए क्या है, ये जो शासिका है इसको नियुक्त किया गया। ठीक है, जिसका अपने को नाम क्या मिलता है, रानी दुर्गावती। क्या नाम मिलता है, दुर्गावती। अच्छा, ये जो दुर्गावती है इसका जो पुत्र है वो याद रख लेना, छोटा है अभी, क्या है, छोटा है। इसीलिए क्या है, ये संरक्षक के रूप में कार्यभार संभाल रही है। कहां पर, गोडावण के अंदर, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद रखना कि इस छोटे बच्चे का नाम आपसे पूछ लिया जाता है कि इस बच्चे का क्या नाम था, यानी इसके पुत्र का क्या नाम था। नाम था वीर नारायण। क्या नाम था, वीर नारायण। ठीक है, वीर नारायण इसका नाम था। और इसमें भी क्या है, एक अच्छी चीज याद रख लेना कि अकबर की तरफ से कौन जाता है इस अभियान में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर की तरफ से सेनापति कौन था, तो आसफ खां था। कौन था, आसफ खां। इस आसफ खां के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जो आसफ खां होता है ये क्या कर लेता है, जो दुर्गावती है इसको हरा देता है। क्या कर लेता है, इसको हरा देता है। और हराने के बाद में क्या है कि यहां पर अधिकार कर लेता है। अब ये जो आसफ खां है कौन है, इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो जो कड़ा बेरीच उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, कड़ा बेरीच। ठीक है, ये क्या है, यूपी का एक स्थान है। और वहां का क्या है, ये अकबर का सूबेदार है। किसका, अकबर का ये सूबेदार है। और यही क्या करता है कि ये यहां से जाता है और ये हमला करता है किस पर, गोडावण पर, और रानी दुर्गावती को हरा देता है और वहां पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। देखो, ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण तो नहीं थे बट जरूरी थे अपने क्या है, अकबर की तरफ से अभियान। अच्छा, अब अपने
कि जो गोडावण का जो क्षेत्र होता है जिसमें क्या है कि अकबर की तरफ से आसफ खां जाता है, कड़ा बेरीच यूपी के क्या है कि सूबेदार है अकबर की तरफ से, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो संरक्षक होती है कहाँ की, गोडावण में वीर नारायण की जो संरक्षक होती है उसकी माता दुर्गावती, उसको क्या कर देता है, ये हरा देता है और हराने के बाद में क्या है कि इस क्षेत्र पर क्या अधिकार कर लेता है आसफ खान, ठीक है। यहां तक अपने क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी जो है इसके बारे में अपने इकट्ठी कर ली। अब अपने बात करते हैं वहां पर जहां से क्या है आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं किसके अंदर, मुगल शासन के अंदर। दो ऐसे युद्ध मैं आपको पढ़ाऊंगा अब जिन पर क्या है खास तौर से आप निगाह गड़ा लेना, जिनसे क्या है कि प्रश्न वाकई में बन सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बात करता हूं मैं किसकी, चित्तौड़ की, चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़ अभियान की। अच्छा, इस चित्तौड़ अभियान की अगर मैं बात करूं तो लगभग कब हुआ ये, 1567 से 68 ईस्वी के अंदर। ये 1567 से 68 ईस्वी के अंदर अंदर ये चित्तौड़ अभियान हुआ। और अब थोड़ा गौर से ये चीजें सुन लेना कि चित्तौड़ के अंदर शासक कौन है, सबसे पहले तो उदय सिंह। ये कौन है उदय सिंह, आपके महाराणा प्रताप के पिताजी, कौन, उदय सिंह, ठीक है। कहां के, मेवाड़ के अंदर, ठीक है। चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ आप एक ही बात है, ठीक है। उदय सिंह यहाँ का शासक होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज याद रखना कि ये युद्ध आखिर होता क्या है, कारण क्या होता है कि इस युद्ध के मेन आपको कारण बताऊंगा मैं। इसमें देखो ये युद्ध इतना ज्यादा मतलब क्या है कि महत्वपूर्ण हो जाता है, किस कारणों से कि यहाँ पर देखो सबसे मेन बात, कारण क्या था, सबसे पहले नंबर 1 कारण इसने क्या था, जो बाज बहादुर था, कौन, बाज बहादुर। ये बाज बहादुर कौन है, ये मालवा का शासक है, जो अभी अभी अपने क्या है कि पढ़ के आए थे कि मालवा से भाग जाता है, भागकर कहां आ जाता है, ये बाज बहादुर उदय सिंह की शरण में आ जाता है। और इस उदय सिंह की अगर मैं बात करूं तो ये बाज बहादुर इसकी शरण में है। और एक क्या है, इसने मिर्जाओं को, देखो मिर्जाओं के साथ तो अकबर के पिता हुमायूं थे, उनकी नहीं बढ़ती थी, और इसने क्या किया, मिर्जाओं को शरण दे रखी थी, और अकबर इस चीज के खिलाफ था। और बाज बहादुर वो तो वैसे ही इसका क्या है, शत्रु था किसका, अकबर का। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि इन दोनों को क्या है कि अकबर ने कहा कि रिहा कर दो उदय सिंह को, दूत भेजे, क्या भेजे, दूत भेजे इस चीज को मनाने के लिए कि आप इन दोनों को क्या हमारे वाले कर दो, छोड़ दो इनको। उदय सिंह ये काम नहीं करता, यही कारण रहा कि ये युद्ध होता है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज याद रखना कि इस चित्तौड़गढ़ पर क्या है कि अभियान किया गया। अभियान जब किया गया तो ये उदय सिंह जो होता है ये भाग जाता है यहाँ से, क्या कर जाता है, पलायन कर जाता है, ये भाग जाता है यहाँ से, और भाग जाता है। और किले की जो चाबियां होती है, क्या, किले की चाबियां होती हैं, वो किसको सौंप जाता है, द लीजेंड ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट, दो ऐसे शख्स जिनके बारे में इतिहास क्या है कि बहुत बड़े बड़े पन्नों में क्या है कि लिखता है, उसके बारे में अपने बात करेंगे। जयमल और फत्ता, क्या नाम उनके, जयमल और फत्ता, ये दो इसके क्या थे, बहुत वीर बहादुर क्या थे, सेनापति थे। और इनकी अगर मैं बात करूं तो ये दोनों क्या करते हैं, इस युद्ध में लड़ते हैं, किसकी तरफ से, उदय सिंह की तरफ से। उदय सिंह की तरफ से ये दोनों लड़ते हैं, और लड़ते हुए क्या है कि युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जब वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो अकबर क्या करता है, इनकी बहादुरी देखकर, क्या करके, इनकी बहादुरी देखकर क्या है कि बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, क्योंकि इतनी बहादुरी से लड़े थे ये। इसीलिए क्या है कि अकबर क्या करता है, अकबर इनकी गजारूढ़ प्रतिमाएं, क्या, गजारूढ़ प्रतिमाएं। तो गजारूढ़ का मतलब समझते हो क्या, जो हाथी पर सवार, जो ना हाथी पर सवार जो इनकी प्रतिमा है, उन प्रतिमाओं को क्या करता है, आगरा के किले में, कहां पर, आगरा के किले में क्या कर देता है, टंगवा देता है, मतलब टंगवा देता है या फिर उस पर क्या बनवा देता है, अंकुरित करवा देता है। आगरा के किले के सामने जयमल और फत्ता की जो प्रतिमाएं हैं, गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं, वो कौन स्थापित करवाता है, कौन, अकबर करवाता है। क्यों करवाता है, चित्तौड़गढ़ का जो किला होता है उस पर जब अभियान करने जाता है तो वहां से ये चीज प्रभावित होता है, दोनों से प्रभावित होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीरता से लड़े थे। हालांकि युद्ध तो हार गए थे, पर अकबर को मजा नहीं आया था युद्ध जीतने में। वो क्या है कि बहुत ज्यादा मतलब क्या है कि डिस्टर्ब हो जाता है इस चीज से कि मैं युद्ध तो जीत गया पर उसको मजा नहीं आया युद्ध जीतने में, क्योंकि इन दोनों ने क्या कर दिया, छक्के छुड़ा दिए थे अकबर के। इसी चीज पर क्या है कि गौर करना भी
मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है चित्तौड़गढ़ के अभियान के बारे में, कि जब इन दोनों का पराक्रम देखकर अकबर भयभीत हो जाता है तो वो जाकर क्या जश्न मनाता है। अकबर क्या करता है इस विजय का, अकबर विजय का क्या करता है जश्न मनाता है। इस विजय के जश्न में ये क्या करता है, जश्न में मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब ये है कि चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस युद्ध के अंदर ये क्या करता है कि जब जीतता है तो उसके बाद में क्या है कि ये एक फतेहनामा जारी करता है। क्या जारी करता है, ये एक फतेहनामा जारी करता है। ये क्या था ये फतेहनामा, यहीं से तो वो प्रश्न बढ़ते हैं कि ये जो फतेहनामा था ये चित्तौड़ पर कत्लेआम का निर्देश था। क्या था, चित्तौड़ पर कत्लेआम। भाई साहब कत्लेआम का क्या कर दिया इसने, ऑर्डर जारी कर दिया अकबर ने कि कत्लेआम जो आता है सामने उसी को उड़ा दो। ये देखो भाई साहब, जब ये कत्लेआम का क्या है कि ये ऑर्डर पास किया जाता है तो इसमें क्या है कि निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जो निहत्थे निर्दोष, जिन भोली भाली जनता जिनका कोई कसूर नहीं है वो भी इस युद्ध में रगड़ी जाती है, यानी कि वो भी मारे जाते हैं। अब निर्दोष लोग क्या होते हैं कि इसमें मारे जाते हैं। और यही चीज जो है नोट लगा के लिख लेना कि अकबर पर कलंक या फिर काला धब्बा माना जाता है। क्या माना जाता है, अकबर के जीवन का काला धब्बा माना जाता है, या फिर अकबर के जीवन का ये सबसे बड़ा कलंक माना जाता है कि इसने ये क्या किया, ये फतेहनामा जारी किया जिसमें क्या चित्तौड़ पर कत्लेआम की इसने क्या कर दी, अगुवाई कर दी, ऑर्डर पास कर दिया। और सारी जनता क्या है कि चित्तौड़ के अंदर निर्दोष लोग मारे जाते हैं। और जब ये मारे जाते हैं तो इस चीज का उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस चीज को इतिहास में इस तरह से याद रखा जाता है कि ये कलंक था, ये काला धब्बा था किस पर, अकबर के ऊपर। तो ये था आपका चित्तौड़ अभियान। अच्छा, अब अपने बात करते हैं कि जब इसको जीत लिया जाता है, किसको, 1568 ईस्वी में। कब, 1568 ईस्वी में। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ को जीत लिया जाता है तो यहाँ का किलेदार किसको नियुक्त किया जाता है, ये आप चीज याद रख लेना। इसका जो किलेदार है आसफ खान को नियुक्त किया जाता है। किसको, आसफ खान को नियुक्त किया जाता है। और इसके बाद में अपने बात करते हैं उसकी हल्दी घाटी के युद्ध की। अच्छा, हल्दी घाटी के युद्ध की अगर मैं बात करूं तो दो चार चीजें क्या है अपन उससे पहले जान लेते हैं कि जो सबसे पहले तो कि हल्दी घाटी है कहां पर। जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसकी 18 जून को होता है, 18 जून को होता है और 1576 ईस्वी में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो मैदान है ये राजस्थान के अंदर राजसमंद जिला जो है वहां पर है। ठीक है, राजसमंद जिले में है और राजस्थान के अंदर है। ये चीज आप याद रख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ का शासक कौन है पूछ लिया जाए तो यहाँ का शासक है देखो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप किस तरह से, क्योंकि 1572 ईस्वी में क्या है कि उदय सिंह की जो मृत्यु होती है, किसकी, उदय सिंह की मृत्यु होती है। और इसकी मृत्यु के बाद में क्या है, इसका जो पुत्र होता है वो क्या करता है कि शासन भार संभालता है राणा प्रताप। कौन, राणा प्रताप, ये यहाँ का शासक होता है। मैं जब आपको नागौर का दरबार पढ़ाऊंगा तब आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि किस तरह से क्या है कि मुगलों की अधीनता 2-3 बंदे होते जिन जो स्वीकार नहीं करते। जैसे आपका मालदेव है, उसके बाद में क्या चंद्रसेन है, महाराणा प्रताप, ये मुगलों की अधीनता मरते वक्त स्वीकार नहीं करते। और इनके बारे में इतिहास क्या है बहुत अच्छे तरीके से आपको बताता है। अच्छा, अब देखो राणा प्रताप कहाँ का शासक है, चित्तौड़गढ़ का, यानी कि हल्दी घाटी अगर मैं बात करूं चित्तौड़गढ़ का शासक है ये। और अब यहाँ पर क्या है कि इतिहास थोड़ी सी करवट लेता है। चित्तौड़गढ़ का शासक है, याद रख लेना। ठीक है, ये कहाँ का है, चित्तौड़ का शासक है कौन, महाराणा प्रताप, क्योंकि उदय सिंह वहीं का शासक था ना, पिछले अभी अपने युद्ध पढ़ के आए हैं। उदय सिंह की अगर मैं बात करूं तो वो तो चला गया, यानी कि मृत्यु हो गई उसकी, तो अब महाराणा प्रताप आ गया। अब इसके एंटी युद्ध हुआ हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी में एक तरफ तो राणा प्रताप होते हैं वर्सेस दूसरी तरफ कौन होता है, जो जयपुर के घराने का जो राजकुमार होता है, जयपुर राजकुमार मान सिंह। ठीक है,
किसका सेनापति है ये? अकबर का सेनापति है, ये याद रख लेना, ठीक है, अकबर का सेनापति है। अच्छा, इस युद्ध में क्या होता है कि जो मानसिंह होता है ये इसके खिलाफ लड़ता है और राणा प्रताप क्या है कि युद्ध भूमि में घायल हो जाते हैं, और जब ये घायल हो जाते हैं तो इनको क्या युद्ध भूमि से बाहर ले जाया जाता है, और इनका जो राजकीय छत्र है, कौन सा राजकीय छत्र जो है वो कौन धारण करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रखना, जाला विदा। कौन? जाला विदा जो है इनका राजकीय छत्र धारण करते हैं, और ये जाला विदा क्या है कि इस युद्ध में मारा जाता है। इसी वक्त ये क्या है, इस युद्ध में मारा जाता है, और जब ये मारा जाता है तो इसकी मृत्यु पर ही क्या है कि ये युद्ध क्या है, अनिर्णित साबित हो जाता है। क्या हो जाता है? अनिर्णित। किसकी मृत्यु के पश्चात क्या है कि अनिर्णित साबित हो जाता है? जालाविदा की मृत्यु होती है। कौन है जालाविदा? सहयोगी है किसका? महाराणा प्रताप का सहयोगी। बताऊंगा कौन किस किसने सहयोग दिया था महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध में। उससे पहले देखिए, जालाविदा किसका सहयोगी? महाराणा प्रताप का सहयोगी है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो राजकीय छत्र धारण कर लेता है ये, और क्या है कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या है कि ये मारा जाता है। अब देखो, अब सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये युद्ध अनिर्णित साबित हो गया। अब किस किसने इस युद्ध को क्या कहा और इसमें सहयोग किस किसने किया अकबर इसका महाराणा प्रताप का, उसके बारे में अपनी बात कर लेते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये जो आपकी कुमराह की पहाड़ियां हैं और जो आपके गोगुंदा की पहाड़ियां, उनके बीच में लड़ा गया था। ये उनके बीच में लड़े जाने के कारण क्या है कि इस युद्ध को अलग अलग नाम से क्या है कि इतिहासकारों ने बुलाया। जैसे अबुल फजल जो है, कौन? अबुल फजल। ये प्रश्न जो है इतिहास में अपने आप क्या है कि महत्वपूर्णता दर्शाते हैं, क्योंकि पूछे जाते हैं। ये जो है ये खमनोर का युद्ध बताता है। इसको क्या बताता है? ये खमनोर का युद्ध, ठीक है। अबुल फजल इसको खमनोर का युद्ध बताता है। और बंदायूनी ये भाई साहब पहाड़ी के ऊपर बैठ के देख रहा था इस युद्ध को। जब ये हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो ये बंदा पहाड़ी पे बैठा और इसको देख रहा था, इस युद्ध को आंखों से देखा इसने। ये कहता है कि बंदायूनी कहता है कि ये युद्ध गोगुंदा का युद्ध है। दरअसल देखो, दोनों बंदे सही बता रहे हैं, क्योंकि जिन पहाड़ियों के जब बीच में लड़ा गया, अब लड़ते लड़ते भाई इधर भी चले गए इधर भी चले गए, युद्ध तो चलता है भाई, लंबे टाइम तक चलता है। तो इसने कहा खमनोर का है, गोगुंदा का है। तो इस तरह से क्या है कि युद्ध बताते हैं। गोगुंदा का युद्ध किसने बताया? बंदायूनी ने। मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की क्या थर्मोपल्ली जो है वो कौन कहता है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड कहता है। कर्नल, अच्छा ये चीज तो अपने को पता है कि ये इस युद्ध को क्या है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। कारण क्या है कि मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है? कारण देखो, कारण स्पष्ट है कि जो महाराणा प्रताप होता है, कौन? आपका महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की तरफ से क्या है कि जो सेना थी, भील जो थे ना, भील जनजाति, इसने क्या था कि इसका सहयोग किया था महाराणा प्रताप का इस युद्ध के अंदर। और भी बहुत सारे थे बंदे थे जिन्होंने सहयोग किया, बट भील जनजाति ने बहुत ज्यादा सहयोग किया था। और अकबर की सेना बहुत बड़ी थी भाई। अकबर की क्या थी? सेना बहुत बड़ी थी। फारसी जो थे, फारसी सेना इसके साथ में थी। किसके? अकबर के साथ में। अधिक सेना किसकी थी? अकबर की। और कम सेना किसकी थी? महाराणा प्रताप की। इसीलिए क्या इस युद्ध को थर्मोपल्ली कहा जाता है, मेवाड़ की। अच्छा, महाराणा प्रताप की अगर मैं बात करूं तो ये चीजें मैं ऊपर से मिटा रहा हूं कि महाराणा प्रताप के क्या है कि इस युद्ध में किस किसने सहयोग किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रख लेना, क्योंकि ये प्रश्न अपने क्या है बनते हैं। महाराणा प्रताप का सहयोग हल्दी घाटी के युद्ध में किस किसने किया? तो हकीम खां सूरी थे इसके साथ में। कौन थे? हकीम खां सूरी या फिर सूर, ठीक है। भामाशाह, कौन? भामाशाह। ये वही भामाशाह हैं जो राजस्थान के दानवीर है। कौन है ये? राजस्थान के जो दानवीर हैं वही भामाशाह है ये, ठीक है। तो ये भी साथ में थे, ये भी साथ में थे। एक नाम और याद रखना, ग्वालियर का जो शासक है रामशाह तंवर, ग्वालियर का ग्वालियर शासक रामशाह जो तंवर है वो भी कैसे युद्ध में इनका सहयोग करते हैं। देखो, जो मुगलों के एंटी हैं ना, जो वो सारे के सारे सहयोग पक्का करेंगे, ये तो अपने कन्फर्म ले लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, झालाविदा इसमें सहयोग करता है।
ठीक है। और सोनगर के जो बंदे होते हैं वो एक मान सिंह होता है, वो भी सहयोग करता है। वो मान सिंह नहीं है ये, आप सोच लो जयपुर वाला ये नहीं है, वो ये अलग है, ठीक है। तो ये क्या है, सारे बंदे अकबर और सॉरी महाराणा प्रताप का क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध में सहयोग करते हैं। कौन कौन? हकीम खां सूर, भामाशाह राजस्थान का जो दानवीर है वो, ग्वालियर का शासक रामसर तंवर, पीछे में पटाखे हैं, और झालाविदा, सोनगर और मान सिंह, ये सारे के सारे बंदे क्या करते हैं, सहयोग करते हैं महाराणा प्रताप का। तो ये क्या है कि अपनी आज की क्लास की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनको आप सुनकर क्या है कि बहुत सारी चीजें, या मैं कहूँ तो कुछ एक प्रश्न आसानी से आप इतिहास में सीख लोगे। तो अपने आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल अपने बात करेंगे किसके बारे में, दिवेर के युद्ध के बारे में, और दिवेर के युद्ध के बाद में नागौर दरबार आपको मैं पढ़ाऊंगा, और अकबर के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण जो क्या है कि जानकारियां देनी होगी अपने क्या, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपने यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।